हो सकता है ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और रजनीकांत मणि त्रिपाठी, ये एक बड़ा सवाल रहा है और ये इसमें मैं भी बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको समझिए, पहले फैक्ट्स को समझिए, उसके बाद जो सवाल उठते हैं उसको सवाल को जरूर किया जाना चाहिए। इसके पहले जो सरकार थी, यानी कि यूपीए सरकार ने जो डील नेगोशिएट की थी, उस पर एक बैंक गारंटी की बात थी, यानी कि इस डील के बाद एक बैंक गारंटी के तौर पे दसॉ एविएशन देगा। उस बैंक गारंटी को सरकार लिक्विडेट कर सकती थी, भारत सरकार लिक्विडेट कर सकती थी अगर ये जो डील के हिसाब से अगर डिलीवरी नहीं हुई तो, यानी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट या किसी और तरह के जो पैरामीटर्स पे अगर एक खरा नहीं उतरता विमान, तो वो उस गारंटी को लिक्विडेट कर सकती थी पनिशमेंट के तौर पे। एक तरीके से ये एक बड़ी चीज थी, लेकिन इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। ये इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट हुआ दोनों सरकारों के बीच, इसमें एक नई चीज जोड़ी गई। उसमें सिर्फ इस बात की तस्दीक की गई है, इस बात की गारंटी ली गई है कि अगर किसी तरह का फॉल्ट पाया जाता है या किसी पैरामीटर्स पे विमान खरा नहीं उतरता है, तो दसॉ एविएशन और भारत सरकार एक आर्बिट्रेशन में जाएंगे। वो एक आर्बिट्रेशन में जो फैसला होगा, यानी जिसके पक्ष में फैसला होगा, अगर वो दसॉ एविएशन के खिलाफ फैसला जाता है तो फ्रांस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो पेनाल्टी पे करे दसॉ। ये बात अब जो नई डील है उसके हिसाब से अब ये है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है, ये मानना है कि चूंकि बैंक गारंटी अब नहीं है, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट था, तो उसके आधार पे इसकी कीमत को और निगोशिएट किया जा सकता था और कम किया जा सकता है। एक डिबेट का विषय है कि इन दोनों को कैसे देखा जाए। रजनीकांत मणि त्रिपाठी, देखिए, जितने भी दाम कम करने के प्रयास हो सकते थे उसको हमारी सरकार ने किया। और दूसरी बात, एक ये कहना कि कोई मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन जो हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं वो भी एक प्रकार की गारंटी होती है कि अगर आपकी ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो हम इसके लिए सक्षम न्यायालय में आर्बिट्रेशन में जाएंगे और वहाँ से इसको निर्णित कराएंगे। अगर हम ये भी करते, जो बैंक गारंटी की बात होती है, अगर बैंक गारंटी को भी लगाते तो भी बाद में उस चीज को हल करने के लिए हमको किसी न किसी सक्षम न्यायालय में ही जाना पड़ता। तो उस चीज आप यूनिलैटरली आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। हाँ, तो उस चीज को समाप्त करते हुए सरकार ने सीधे कह दिया कि हम इसके लिए आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो हमारा अगर हमको माल वो खराब देते हैं तो हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से तय कर लेंगे उस चीज को, और उनको जो सजा उसके बदले मिलेगी वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? फ्रांस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो पेनल्टी पे करे। ये क्लियर कट कर। आशीष चतुर्वेदी, मुझे लगता है इससे ज्यादा समझा पाएंगे। हाँ रंजीत जी, एक सेकंड मैं बता दूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है सर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैं आऊंगी फिर से आपके पास, मैं फिर से बार-बार ये बात कहते हैं आशीष, सरकार वक्त ले लिया कि सरकार भारत रंजीत जी ने जो बातें कही, आशीष चतुर्वेदी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर राफेल डील किसी को समझ नहीं आया, ये बता दें, जितनी बातें आपने आप लोगों के साथ अगर इसके बाद भी अगर किसी को राफेल डील तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो आदमी समझना आना चाहिए। आम लोगों को राफेल समझ में आने की जरूरत है ना सर। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं आरोप नहीं लगा, आप कर दीजिए। क्यों बच रही है जेपी? एक पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि सबसे अधिक, अगर रंजीत जी ने जो बात कही है, एक मिनट, अब बात आगे बढ़ाते हैं। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका आकलन क्या कहता है कि कुछ आधार राहुल गांधी भी बता रहे हैं, कुछ आधार सीएजी की रिपोर्ट में है, जनता कैसे देखे इसे? देखिए, अगर मैं उसे एक रक्षा के नज़रिए से देखूं तो चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर 125 विमान की ज़रूरत है तो 36 विमान क्यों? पहली चीज़ तो वो आती है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और ज़रूरत, आज हम सबको पता है कि एयरफोर्स के जो हमारे जो फाइटर विमान हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आउटडेट हो रहे हैं, इसलिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि 126 विमान जो हैं वो ख़रीदे जाएँ, लेकिन अभी केवल 36 विमान ही खरीदे गए हैं, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये था कि जो कोलैबोरेशन जो किया गया है रिलायंस के साथ, वो फिर एक बार मन में सवाल उठाता है, क्या रिलायंस ने आज से पहले देश के लिए कोई भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करी है? नहीं करी है।
तो हम एक फाइटर जेट का कोलैबोरेशन एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसने इससे पहले कभी कुछ बनाया नहीं है इस तरीके का। हम आमतौर पे जब भी कोई चीज़ किसी को देते हैं काम, तो हम उससे हमेशा उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड में पूछते हैं, जो कि इस पे नहीं है। तीसरी चीज़ थी इसका प्राइस। बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये रिपोर्ट, इसका हवाला, उसका हवाला। एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट ये आखिरी नहीं है, इसके आगे भी सरकार ये रहे दूसरी रहे, खरीदे जाएंगे, आगे भी होगा। तो प्राइस जो है इट शुड बी इन पब्लिक, क्योंकि पैसा ना तो जेटली जी का है, ना मोदी का है, ना राहुल गांधी का है, वो टैक्स पेयर का है। और जो टैक्स पेयर है वो जानना चाहता है कि भाई साहब आपने मेरे पैसे लिए, आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा। सिक्योरिटी कंसर्न की जहां तक बात होती है, वो उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो जग जाहिर नहीं किए जाते, लेकिन बहुत से अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी उसमें उसकी रेंज क्या है वो सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी करती हैं। आशीष चतुर्वेदी, मेरा एक सवाल है। आशीष चतुर्वेदी, राहुल गांधी ये तो कहते हैं हर बार कि ये 30,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने हमारे टैक्स पेयर के जेब से निकाल करके और अनिल अंबानी को दे दिया। राहुल गांधी किस तरह का गणित पढ़ते हैं, किस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए ना कि ये 30,000 करोड़ के आंकड़े पे वो कैसे पहुंचे। 59,000 करोड़ की पूरी डील है, उसमें तीन कंपनियां इन्वॉल्व हैं। ये सबको ये फैक्ट बताना चाहिए। आप भी फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना आशीष चतुर्वेदी। उसमें 3 कंपनी फ्रांस की इन्वॉल्व है, उसमें दसॉ है, उसमें थेल्स है और उसमें साफरान है। 3 कंपनियां हैं। उन 3 कंपनियों में ये डील डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो यानी कि उनको जितना भी पड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो 59,000 करोड़ है उन 3 कंपनियों को जाना है। पहली बात, इन 3 कंपनियों के ने इसका 50% ऑफसेट के रूप में भारत में उसे रीइन्वेस्ट करना है किसी तरीके से। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं आपको। आप राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस ऑफसेट पार्टनर में 85 से ज्यादा कंपनियां हैं। वो सिर्फ अकेले अनिल अंबानी की कंपनी नहीं है, इन सारी कंपनियों के, इन तीनों के कम से कम 20-20, 30-30 ऑफसेट पार्टनर है, जिसमें डीआरडीओ और महिंद्रा डिफेंस तक शामिल है। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका नाम राहुल गांधी कभी नहीं लेते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उस आधे पैसे में से और वो किसी को पैसा दिया नहीं जाना है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो वो बहुत सफेद झूठ बोल रहे होते हैं कि 30,000 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे अनिल अंबानी के खाते उसमें डाल दिए पॉकेट में। भाई ऑफसेट का मतलब क्या होता है ये देश को जानना चाहिए, और आपको भी, आप लोग जैसे विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि ऑफसेट का मतलब ये है कि ये दोनों कंपनियां, जैसे जो दसॉ एविएशन है और रिलायंस डिफेंस है, ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करेंगे, जिसको यहां ड्राल के रूप में जिसकी शुरुआत हुई है। 1 मिनट, ड्राल के रूप में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां जो चीजें बनेंगी वो उसको खरीदेंगे, या जो सर्विसेज देंगे, वो विमान नहीं बना रहे पहली बात, क्योंकि ये फ्लाई अवे कंडीशन में आ रहा है। पूरे हथियार, पूरे सबसे लैस ये विमान आ रहा है, यहां उसका एक पुर्जा भी नहीं बन रहा है। यहां चाहे वो उसके बाद में सर्विसिंग होगी या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी उसमें पे करेगी दसॉ उसको, यानी कि जो पे करेगी वो 85 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो 50, तो फिर वो 30,000 करोड़ किसी एक कंपनी के खाते में जाने की बात कैसे हो गई? जब ड्राल एक ज्वाइंट वेंचर है तो यानी कि मतलब जो भी पैसे आएंगे वो 2 कंपनियों के होंगे, डसॉल के भी होंगे और रिलायंस के भी होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, वो एक सर्विस के अगेंस्ट आएगा। और तीसरी बात है कि ये जो 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़ ऑफसेट में आ रहा है, वो 85 कंपनियों में बंटना है। उसको आप कैसे करें कि 25,000 करोड़ आप अनिल अंबानी के खाते में डाल दे रहे हैं? मतलब आप झूठ बोलिए, लेकिन ऐसा ब्रेजन लाई ऐसे तो बात नहीं होती। रंजीत जी, इतना झूठ अगर है हाँ। तो सच को सच करने के लिए जेपीसी नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, सदफ ये ऑन रिकॉर्ड है। किसी को डिफेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है कि फ्रांस की कंपनियों में। अच्छा, विजय उपाध्याय क्या सोचते हैं ये भी हम जान लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, जबकि आपने ठीक है, को लगातार ठीक है किया है। मैम, फैक्ट्स पर हम बात कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, आपने जो फैक्ट्स अभी तक इस मामले में ऑब्जर्व किए हैं, क्या कहते हैं वो? नहीं, रंजीत जी ने जिस तरीके से पूरे मामले को जितनी बारीकी से, शायद मीडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी चैनल पर इस देश में, जो राफेल के सौदे पे इतना बारीकी से और एक एक बिंदुओं का जो विश्लेषण रंजीत जी ने रखा है। मैं तो पहले मैं पत्रकारिता के लिहाज से रंजीत जी को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, और इसके लिए इनको बहुत मेरी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि आगे ऐसे ही मसलों में इस तरह से बारीकी से विश्लेषण करें। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो चीज़ें कह रहे हैं,
देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहां पे हर चीज पे सवाल उठता है। एक कहावत है ना कि एक आदमी गधे के साथ जा रहा था, उसका बेटा साथ में था, तो लोगों ने कहा कि देखिए गधा है लेकिन बेटे को गधे पे नहीं बैठाया। आगे गया तो गांव वालों ने कहा देखिए बेटे को बैठाया, खुद नहीं बैठा, खुद भी बैठ गया। अगले गांव में गया तो लोगों ने कहा कि अरे दोनों बैठे हुए, गधे बेचारे का ख्याल ही नहीं रखा। तो ये कहानी इस देश में है। इस तरह की हम सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है। आखिर इस देश में जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह के एयरक्राफ्ट खरीदने की? हम बना क्यों नहीं सकते? क्यों 70 साल में HAL की हम बहुत बात करते हैं, HAL का इंडिजिनस प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट बता दीजिए। तेजस तेजस प्रोडक्ट आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। 83 से वो लॉन्च हुआ। बताना चाहिए, राहुल गांधी को ये भी तो बताना चाहिए ना। जी, हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। 25 साल डिले, उस समय 25 साल कहा डिले गया कि HAL बनेगा, LCA लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। जी, वही तेजस जिसका नाम आज की बाद में तेजस नाम रखा गया। हाँ। और वो अभी भी बन रहा है। अभी वो अभी उसमें है, उसका चेक किया जा रहा है कि काम लायक है कि नहीं, वायुसेना प्रयोग करे कि नहीं। 1 महीने में मिग के 3 हादसे हुए। वो डी ग्रेड का एयरक्राफ्ट है। मैं बता दूं, गया गुजरा, एयरफोर्स लेने को तैयार नहीं है। वो डी ग्रेड का एयरक्राफ्ट 3 मिग अभी गिरे हैं। 3 मिग गिरे हैं। मिग 1970 के दशक में जब रूस की सेनाओं ने अपने यहां से उसको हटा दिया, तब हमने खरीदा। इसके बाद मिराज हमने खरीदा और सुखोई खरीदा। क्या हालत है, कितने विमान बन रहे हैं, हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। 2 पायलट हमारे स्क्वाड्रन लीडर बेंगलोर के HAL की पट्टी पे गिर गए, उनकी डेथ हो गई वहां पे। भाई 2002 से देश में इस MMRCA के लिए, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए आपने इसकी शुरुआत हुई 2002 में। आप 2014 तक आप निगोशिएट कर रहे थे। आपको अगर जरूरत थी, और आप कह रहे हैं कि ये 12 साल आप एक फैसले को आप अभी आप सवाल उठा रहे थे कि क्या वजह थी कि जिसको आपने 1.5 महीने तक रोके रखा, उसने 3 दिन में पास कर दिया। क्या राहुल गांधी से नहीं पूछा जाना चाहिए? पास नहीं कर दिया, 3 दिन से फाइल वापस मंगा ली गई, जबरदस्ती, जबरियन फाइल वापस मंगाएगी सर। अच्छा, जो सौदा हुआ था उसमें 18 एयरक्राफ्ट मिलने थे बने बनाए हालत में, बाकी इस देश में कहा गया था असेंबलिंग होगी। आपको अगर जैसा विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हम बहुत असुरक्षित माहौल में हैं, तो 18 मिलेगा तो फिर उसके बाद बनेगा, कब बनेगा? HAL बनाएगा तो उड़ेगा कि गिर जाएगा, कौन जानता है इस बात को? और HAL की जो अपनी ठीक बात है, HAL बनाएगा तो उड़ेगा कि गिर जाएगा? ठीक है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। मैं सवाल बड़ा है, सदन को खड़ा नहीं कर पाए, मेक इन इंडिया बन गया। मेक इन इंडिया का नारा सच है। आपने HAL को ऐसा ही 3rd ग्रेड का आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा। तीसरे दर्जे का जो एयरक्राफ्ट बनाएगा वो उड़ेगा कि गिर जाएगा? हम राष्ट्रवादी होने का ढोंग नहीं कर सकते। हम ये सिर्फ अंबानी और अडानी की हम राष्ट्रवादी होने का ढोंग नहीं कर सकते, क्योंकि HAL बनाएगा तो दुनिया का सबसे शानदार एयरक्राफ्ट होगा। ये हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जो LCA बनाने में HAL 30 सालों में नहीं बना सकती, उससे आप दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट बनवाना चाहते हैं। ठीक, ब्रजेश जी का पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद सदफ में आपके पास आऊंगी, फिर आप सफाई दीजिएगा। विजय उपाध्याय, मैं आऊंगा। मैं 1 मिनट के सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि ये DRDO दुनिया की सबसे बड़ी, अच्छी, सबसे शानदार डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहना बहुत अच्छा लगेगा कि HAL को नहीं, HAL को क्यों नहीं दिया? HAL अगर बना रही है, अगर इतना ही शानदार बना, 1 मिनट, अगर इतना ही शानदार HAL काम कर रही होती तो 30 साल में तेजस को क्यों नहीं उड़ा पाई? क्यों नहीं उड़ा पाई तेजस को? अच्छा नहीं लगता? सारे स्टेशन बेचे दे रहे हैं आप। मेक इन इंडिया क्या मतलब है? सरदार पटेल की मूर्ति आपको चाइना से मंगानी पड़ रही है, आपको रफेल लेना पड़ रहा, बाहर से लेना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रजेश जी, आज भी विदेश में डिपेंडेंट है, अपनी कंपनियों को इसके टांगे काट के बाहर की कंपनियों को लाने का काम कर रहे हैं। खत्म हो गया। ब्रजेश जी की भी बात सुन ले, ब्रजेश जी की भी बात सुन ले, उसके बाद मेरी बारी है। उसको 1.5-2 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए, HAL की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 4 जहाज साल भर में प्रोड्यूस करने की। 36 रफाल 9 साल ले लेगा। सिक्योरिटी सीन तब से 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ चला जाएगा, चाइना और पाकिस्तान में। मैं 2-3 बातें रख दूं। पहला तो ये देखिए कि मैं पूरे के पूरे मामले को देख रहा हूं पिछले, जब से ये मामला उठा हुआ है।
राहुल गांधी जी के राजनीति के विषय में बताऊं कि मनमोहन सिंह कैबिनेट के करप्शन के बिल को उन्होंने पब्लिकली फाड़ा था प्रेस के सामने। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। तीसरा था सीएजी की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। ये 3 ब्लैटेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं बताऊं झूठ कौन कौन से हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा कि सीसीएस का अप्रूवल नहीं लिया, बाद में पता चला कि सीसीएस का अप्रूवल है, तो अब ये नहीं बताते कि उन्होंने झूठ बोला था। फिर कहा डीएसी का अप्रूवल नहीं है, तो पता चला डीएसी का अप्रूवल है, तब कहते हैं कि भाई उसको भी नहीं स्वीकार करते। एयरबस की ईमेल को रफाले की ईमेल बता करके परसों खड़े थे, तो पता चला अब वो एयरबस की ईमेल है, तो उसको नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। चौथा झूठ बोला, हिंदू के आर्टिकल को कोट कर दिया, वो क्रॉप्ड लेटर था। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे अंबानी के शेयर की, तो बहुत बढ़िया बात आपने कही, 59,000 करोड़ की डील है और 49% अगर उसमें हमारा है, 51% हमारा है, तो अंबानी को 7 या 8,000 करोड़ से ज्यादा का उनका शेयर नहीं बनता। और एचएएल का रोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एचएएल की मैक्सिमम कैपेसिटी साल भर में 4 जहाज प्रोड्यूस करने की है, 36 रफाल के लिए 9 साल लग जाएंगे असेंबल करने की। हाँ, और सुनिए मैं बता रहा हूं, कॉस्ट की बात करिए 2.86% चीपर है और 5 महीने पहले कंपेयर्ड डिलीवरी 5 महीने पहले आपके चैनल ने खुद दिखाया। आधे सच से पूर्ण झूठ का निर्माण करने का जो काम राजनीति में चल रहा है, इसकी निंदा होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक इस डिबेट में और बातें उठी, जैसे कि भाई रिलायंस को क्या डिफेंस का एक्सपीरियंस है, तो हमारे मित्र को यह जानना चाहिए कि रिलायंस के डिफेंस एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया जा रहा है। उसमें पेंच है, प्लास्टिक है, कारपेट है, दुनिया भर के सामान है, उसके लिए ऑफसेट सप्लाई होती है। वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए नहीं होती, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये बात आपको देश को बताना चाहिए। और सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब रिलायंस की बारी आई तो आपने कारपेट गिरा दिए, मतलब राफेल में जो कारपेट लगेगा वो लगाने के लिए दिया है। देश की सुरक्षा की बात आ रही है, नहीं किया, वैसे तो कांग्रेस ने किया। सुरक्षा की खुलासा कर दीजिए देश को। ब्रजेश मिश्रा जी, आप ये बताइए, हमारा प्रधानमंत्री के बार बार इस बात को कह रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कहां पे है भाई? अरे भाई, मेक इन इंडिया देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। नॉट मेड इन अ डे। आपने मेक इन इंडिया को आप लोग फेल करने में लगे हुए हैं। मेक इन इंडिया को आप जैसे काम कर रहे थे, आपकी सरकार डोंट फ्रस्ट्रेट मेक इन इंडिया। इनकी हालत ये है, मेक इन इंडिया में टाइगर जो लायन है वो भी चाइना से बन के आया है, वो तक कोई हिंदुस्तानी नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें हैं, इस पे बहुत गहन विचार कीजिए। यू आर इन नेगेटिव अपोजिशन। जी जरूर। आशीष जी भी कुछ कह रहे हैं ब्रजेश जी की बात पर। आशीष जी हाँ, देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इस देश में, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब ठेकेदार आते हैं टेंडर डालने, तो बैठ के अधिकारी और नेता, संबंधित विभाग का मंत्री उनसे कमीशन सेट करता है, कितना % दोगे। और कई बार स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम पे कैबिनेट से फैसले ले लिए जाते हैं और 2,500-3,000 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी मामला 2 मामले सामने हैं, चाहे आप स्मारक घोटाले को ले लीजिए, चाहे आप रिवर फ्रंट के ले लीजिए, जहां 2,500 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट का चप्पल डस्टबिन का दोनों में क्लीन चिट आ चुकी है सर। सरकार में हो रहा है। और कमिश्नर के स्मारक घर घोटाले वालों में को जो लोग कोटा अभी ठेका दिया है, उसकी भी बात कर लीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, आपको पता नहीं, रिवर फ्रंट के ऊपर 4 कमेटियां लगी, 4 आपको पता नहीं ना। घोटाला भूल गई, जहां तक सूचना अभी देश की जनता नहीं भूली और है। ये दिखाइए ना, आपका ईडी जुटा तो है, क्या निकल पा रहा है? निकल नहीं पाएगा। झूठ बोलने की आदत छोड़िए, सच्चाई को स्वीकार करिए और देश की जनता के साथ खड़े होइए ईमानदारी के साथ। ये तय हो गया कि राफेल में राहुल फेल है, इसको पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही है। चोर है। आशीष चतुर्वेदी आप नहीं, उनका कुछ अलग मत है। एक सेकंड, उनका कुछ अलग मत है, उन्हें भी सुन लीजिए। आशीष चतुर्वेदी ऐसा कुछ अरे नहीं वो है। सरकार आपके पास है, जनता आशीष आपके पास है। 12 साल तक तो कांग्रेस कमीशन नहीं तय कर पाई, नहीं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर के सर, पैसा सब है। एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। मोदी जी और सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। कौन कह रहा है? कौन सरकार अपनी जेब से पैसा देती है? रजनीकांत जी, कोई सरकार आपकी पार्टी भी क्या अपनी जेब से कोई काम करती है? देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम होता है तो वो ईमानदार जो हमारे टैक्स जाता है उनके टैक्स से होता है। हर सरकार को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एक बात और रह गई जो नहीं कही गई है।
आपका इसका ये जवाब करोड़ दे का करके, ऑफिस एक-एक बना है, रजनी उसी पैसे से इसका बना। जवाब दे। सारे यही मान देश है के ना? टैक्स पेयर का यही पैसा मान है है, ना? अगर कहीं मानिए लग सही रहा है, है बहुत अच्छी बात है। प्रदेश और चंदे से बना है, 5 प्रदेश जगह मिश्रा। कार्यकर्ताओं के चंदे से रहना बना है। चाहिए कि ठीक है, नहीं रहना चाहिए? दलाल रहना चाहिए था। एक मिनट, दलाल के तौर पर ये एक बार बार एंगल इस बात और भी को है। दलाल को लगा रहे हैं। देखिए, एक एंगल और भी है। जब ये 2 क्लॉक लगाए गए थे रजनीकांत जी कि वहां की सरकार को आप गारंटर के तौर पर रखा, जब वित्त सचिव इस बात को बार बार कोट कर रहे हैं, आप उसकी बात मान लेते, अपने अधिकारियों की बात अच्छा, मान आप लेते। जरा यार, उच्च उसमें न्यायालय क्या की जा बात रहा मान था? लेते, क्या सर्वोच्च चीज- न्यायालय की क्या बात चीज मान जा रहा? लेते। उच्च न्यायालय आप का जरा न्यायालय न्यायालय का की बात न्यायालय मान का लेते। गुमराह क्यों नहीं मान करना लेते? सर्वोच्च न्यायालय गुमराह किया। मैं मैं बताऊं बताऊं न्यायालय क्या का बोलते हैं? आपके हिंदुस्तान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का और हम वित्त मंत्री की बात मान ले या वित्त मंत्रालय की बात मान ले। रजनीकांत जी दोबारा पुनर्विचार के लिए गई हुई है। भारत ज्यादा की इंतजार सुरक्षा कीजिए, को अभी लेकर इसमें के भी आपके ऐसा मामले में बंदा पिछड़ नहीं रही है, है। अंतरराष्ट्रीय आर्म लॉबी अभी जल्दी ही आप करने प्रदेश की को- कोशिश करने की कोशिश कर रही जानते है। हैं झूठ मूठ का। ब्रजेश आप मिश्रा, इंतजार हाँ, कीजिए। एक मिनट, ब्रजेश मिश्रा, हाँ, क्या कह रहे इंतजार हैं? मैं ये कह रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट में बता दे रहा हूं कि इस बात अब इस एंगल से सोचना पड़ेगा देश को कि अंतरराष्ट्रीय जो आर्म्स लॉबी है, जो बिना कमीशन के काम नहीं करती, न करने देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कहीं रुपए पैसे बांट करके डील को फेल कराने की योजना बनाई हो, भारत की सुरक्षा के ठीक साथ है, खेल हो रहा हो। सदफ इसकी जांच होनी चाहिए। सदफ जिस तरह से ये बात की जा रही है और जिस तरह से इसकी जांच हुई है वो टोटली क्वेश्चनेबल है। इसको मुझे लगता है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग कह रहे हैं, हो सकता है कि आपका कहना सही है, अगर ये मानना है, अगर आप चाहते हैं कि हम कन्विंस हो जाएं और देश की जनता कन्विंस हो जाए तो जेपीसी का गठन ठीक कराइए। है। तो आशीष चतुर्वेदी, देखिए बहुत देर से बहस चल रही थी, लेकिन कोई कह रहा है ये गलत है वो गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब चीज़ें साफ हो सकती हैं अगर वो सिर्फ कीमत बता दें कि ये इतने में खरीदा है। अपने आप राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। मित्र, नहीं, इससे कीमत बेसिक कभी बात है, से नहीं जुड़ी और आज लेकिन की नहीं है, कीमत जितने कभी- भी गवर्नमेंट ने सब किया है। कीमत नहीं बता सब रहे सारे हैं, तो कुछ इक्विपमेंट्स छुपा पे रहे होती हैं। secrecy बाकी clause। कितने नाम गिना ले उससे कोई फर्क नहीं। 2016 की नहीं ठीक है है, वो। हमारे पास समय इतना ही था, हमारे पास इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। एक बात जिस पे मुझे लगता है कि जिसे समझने की जरूरत है कि अगर इतनी बहस हो रही है किसी बात को लेकर, तो ठीक है, ये तो माना जा सकता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट की टेक्निकलिटीज है, स्पेसिफिकेशन है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरी डील कितनी की थी ये जानना भी मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों का हक है, क्योंकि अंततः पैसा उनका है और इतना बताने में कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई सिक्रेसी क्लॉज का इशू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे इस देश में बहुत सारी सक्षम एजेंसियां हैं और राहुल गांधी को कभी कभार उन पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट और सीएजी भी है। राहुल गांधी ये भरोसा करना कब सीखेंगे? प्रधानमंत्री बनने के बाद? मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तमाम आरोपों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिस पर भरोसा करना जरूरी है। राहुल गांधी को शायद ये बात देर से समझ में आएगी। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेट द कंट्री डिसाइड, जनता डिसाइड करे। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला।